हम लोग LCR सर्किट देख रहे थे, उसमें हमने देखा था कि अगर मान लीजिए किसी सर्किट में इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है और रेजिस्टर भी है, और उसको आपने किसी ऐसे AC सोर्स से कनेक्ट किया है जिसका वोल्टेज कितना है, V0 साइन ओमेगा टी, ये L, C और R है ये। तो उस केस में जो करंट फ्लो करता है वो करंट आपका समथिंग I0 साइन ओमेगा टी और प्लस माइनस फाई के टर्म का होता है, ठीक है। इसमें I0 कितना होता है, तो I0 होता है V0 बाई Z, याद है। और अगर कोई पूछेगा कि Z कितना होता है, तो Z होता है अंडर रूट आप XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर बोलिए। अच्छा है, शांत रहिए। अच्छा है, आप XC माइनस XL का होल स्क्वायर करिए, XC माइनस XL का होल स्क्वायर, XL माइनस XC का होल स्क्वायर, सब बराबर होता है कि नहीं, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि इस केस में फाई क्या है, क्योंकि दो ही चीज निकालना हमारा मकसद है, Z और फाई, Z और फाई, क्योंकि Z निकल गया, V0 तो क्वेश्चन में देता ही है, तो आप I0 निकाल लीजिएगा, फाई निकाल लिया आपने, फाइनल आप करंट का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो इसके लिए भी हम लोगों ने पढ़ा था कि समथिंग tan फाई इज इक्वल टू होता है XL माइनस XC और डिवाइडेड बाई, आप चाहे तो फॉर्मूले के रूप में भी आप ये चीज है चाहे ये चीज याद रख सकते हैं, लेकिन हम इसको कुछ डायग्राम्स ड्रॉ करके भी बना सकते हैं। हम लोग इसको कोई डायग्राम ड्रॉ करके भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। कैसे डायग्राम ड्रॉ होता है, तो ये जो XL, XC और R है ना, इनमें जो XL होता है उसको कहाँ रखा जाता है, ऊपर, XC को कहाँ, नीचे रखा जाता है, और इधर रखा जाता है R को। बोलो बाबू, अब यही होगा, दोनों में से कोई एक बड़ा होगा, कोई एक छोटा होगा, तो बताओ ये ऊपर वाला क्या है, बड़ा है, नीचे वाला, ऊपर वाला, ठीक, नीचे वाला ये सब ये छोटा है। तो क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये ऊपर की तरफ कितना आ जाएगा, XL माइनस XC, और इधर की तरफ कितना, और इसी का जो रिजल्टेंट होगा ना वही तो होता है Z। तो ध्यान से देखा जाए तो अगर वेक्टर A है, वेक्टर B है, वेक्टर A है और वेक्टर B है, तो बीच बीच में मत बोलो, उतना ही बोलो जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। अगर ये है, ये A है, ये B है, रिजल्टेंट अंडर रूट A स्क्वायर प्लस, तो वही तो लिखा हुआ है रिजल्टेंट जो कि Z है अंडर रूट A का मतलब हुआ XL माइनस, अब B का मतलब हुआ R का स्क्वायर, वही ना लिखा हुआ है। तो आप इस फोटो भी वो ला सकते हैं, मन करे डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं। रही बात फाई की, तो फाई होता क्या है, वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल होता है, वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस होता है। फेज का मतलब एंगल ही होता है, तो अगर कोई फेज डिफरेंस कहता है का मतलब हुआ एंगल का डिफरेंस पूछ रहा है आपसे। मैंने आपसे ये भी कहा था कि जिधर R होता है ना उधर ही हम लोग किसको मान लेते हैं, करंट को, और जिधर Z होता है उधर वोल्टेज को, तो जाहिर सी बात है यही ना फाई हो गया। अब इस ट्रायंगल को आप अगर बहुत ध्यान से देखेंगे, किस ट्रायंगल को बताइए, इस ट्रायंगल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो tan फाई बराबर दिस बाई दिस होगा ना, दिस का मतलब हुआ XL माइनस XC और दिस का मतलब हुआ R, तो वही तो लिखा हुआ है tan फाई XL माइनस XC अपॉन R। अच्छा एक और बात है, क्यों, क्या XC माइनस XL नहीं हो सकता है, हो सकता है, तो ये तब होता जब नीचे वाला बड़ा होता ऊपर वाला, इतना तो समझ रहे हैं ना। चलिए तो अब हम तैयार हैं, यहाँ से फाई रख लेंगे, अरे बोलिए, Z की वैल्यू निकल गई तो V0 अपन Z करके I0 रख लेंगे। लेकिन अभी भी एक सस्पेंस है कि यहाँ प्लस आएगा कि माइनस आएगा, तो ये कोई सस्पेंस नहीं है। आप फोटो ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चल रहा है कि करंट वोल्टेज से पीछे चल रहा है। अरे बोलो, तो अगर करंट पीछे चल रहा है तो माइनस फाई ही ना होगा, तो यहाँ प्लस नहीं आएगा, क्या आएगा, माइनस फाई आएगा, ठीक है। क्वेश्चन वगैरह भी तो हम लोगों ने ये सब क्वेश्चन किए थे ना हम लोग, अरे ये सारा क्वेश्चन हम लोग किए थे ना, ये सब कर लिए थे। हाँ, फिर रेजोनेंस हम लोग देख रहे थे, तो आपको याद है रेजोनेंस के कंडीशन में जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है ना वो होती है 1 अपन अंडर रूट, बोलिए बोलिए, याद है कि नहीं आपको, बहुत अच्छा। अच्छा इस केस में अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी इतना हो जाए तो इस केस में XC और XL जो होता है वो बराबर होता है, ना सिर्फ XC और XL बराबर होता है बल्कि V0C और V0L भी। ये क्या मतलब हुआ इनका, पीक वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर
एंड पीक वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, ये बराबर होता है। अरे बोलो कैसे आएगा? दोनों साइड आप आई नॉट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आई नॉट इंटू एक्सएल, वी नॉट होगा एल के अक्रॉस, आई नॉट इंटू एक्सी, वी नॉट होगा सी के अक्रॉस। ठीक है, दोनों साइड √2 से डिवाइड करिए तो वी आर एम एस अक्रॉस सी और वी आर एम एस अक्रॉस एल, ये भी तो बराबर होगा। तो ना सिर्फ दोनों के अक्रॉस पीक वोल्टेजेस बराबर होती हैं, पीक वोल्टेजेस बराबर होती हैं, बल्कि दोनों के अक्रॉस आरएमएस वोल्टेजेस भी बराबर होती हैं, है कि नहीं? चलिए और बताइए, और इसमें क्या क्या आया था? इस केस में तो अब जेड बराबर कितना आ गया था? जेड बराबर आर ना आ गया था। कैसे बाबू? तो आप जानते हैं ना कि जेड बराबर इतना होता है और एक्सएल और एक्ससी तो बराबर है। तो एक्सएल और एक्सी बराबर है तो ये चीज हो गई 0, √r का स्क्वायर आर हो जाएगा। तो जेड बराबर होता है आर। इस चीज को हम चाहें तो फोटो वोटो से भी समझ सकते हैं। ऊपर में आप लोग एक्सएल लिखते हैं, नीचे में आप लोग लिखते हैं एक्ससी, और इधर में आता है, चूंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है तो कैंसिल कर लेगा, तो जो इम्पिडेंस होगा वो इकलौता यही आर न बच जाएगा। तो यही है कौन? इम्पिडेंस। हो गया, फोटो से भी क्लियर है। तो बाबू इस केस में फेज डिफरेंस कितना आएगा? फेज डिफरेंस कितना आएगा? तो मैंने क्या कहा, जिधर आर उधर करेंट, हाँ जिधर जेड उधर आर भी यही, जेड भी यही, का मतलब करंट भी इधर ही, वोल्टेज भी इधर ही। तो बताइए करंट और वोल्टेज के बीच का एंगल कितना है? 0 है, का मतलब हुआ फेज डिफरेंस कितना? और वैसे आप चाहते तो इस वाले फॉर्मूले से भी लिख सकते थे। कैसे? तो एक्सएल और एक्सी बराबर ना है, तो अगर एक्सएल और एक्ससी बराबर है, शांत हो जाइए, एक्सएल और एक्सी अगर बराबर है तो ये ऊपर वाला 0 हो गया, 0 अपन समथिंग 0, tan फाई 0, तो फाई बराबर 0, क्योंकि tan 0 डिग्री ही ना 0 होता है। ठीक है, तो फॉर्मूले से भी आ जाता है। फेज डिफरेंस 0, जाहिर सी बात है पावर फैक्टर कितना होगा? 1 हो जाएगा। और आपको याद होगा एवरेज पावर के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? आई आर एम एस इंटू वी आर एम, कॉस फाई ना, कॉस फाई 1 ही ना है। और हम ये भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं आई आर एम एस जो होता है बाबू, वो वी आर एम एस अपन क्या होता है? जेड होता है। अरे ये हमने देखा था ना, आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाई जेड। दोनों साइड अगर √2 से डिवाइड कर दें तो आई नॉट बाई √2 आई आर एम एस, वी नॉट बाई √2 वी आर एम एस। तो आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस अपन जेड होगा, तो वी आर एम एस अपन जेड है। लेकिन यहाँ पर जेड की वैल्यू कितनी है? तो इस स्पेशल केस में जेड की जगह पे भी आर ही आएगा। तो आप एक काम करिए, इस आई आर एम एस की जगह वी आर एम एस अपन आर रखिए, तो ये हो जाएगा वी आर एम एस का स्क्वायर अपन क्या? आर। नहीं समझ में आया? अब बराबर अगर आप इस वी आर एम एस की जगह पे आई आर एम एस इंटू आर रखिएगा तो ये हो जाएगा आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर। ये तीनों फॉर्मूला, एक मिनट, ये तीनों फॉर्मूला किन सिचुएशंस में वैलिड है? या तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट, तीनों एकदम। और तीनों का मतलब क्या हुआ कि वो जो डीसी में हमने पढ़ा था V इंटू आई स्क्वायर आर और V स्क्वायर बाई आर, उसी से ना मिलता जुलता है। तो ये तीनों फॉर्मूला या तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए वैलिड है या फिर LCR सर्किट के लिए तब वैलिड होगा जब क्या हो रहा हो? रेजोनेंस हो रहा हो। बोलो ना, रेजोनेंस के केस में भी ये तीनों फॉर्मूला वैलिड है, क्योंकि रेजोनेंस के केस में भी एक्सएल और एक्सी होने के बावजूद एक दूसरे को कैंसिल कर लेता है, इफेक्ट तो बस आर का ही ना आता है। इसीलिए ये लगभग वही प्योर रेजिस्टिव सर्किट वाला बिहेवियर शो कर रहा है। इसीलिए इस केस में भी करंट और वोल्टेज सेम फेज में जा रहा है। बोलो, अच्छा देखते हैं तुमको याद है कि नहीं। ये वाला जो फॉर्मूला है आखिरी वाला, क्या ये भी सिर्फ प्योर रेजिस्टिव सर्किट और रेजोनेंस के? नहीं, ये भी सबके लिए वैलिड। बाकी दोनों जो है ना, बाकी दोनों सबके लिए वैलिड नहीं होगा। बाकी दोनों खाली प्योर रेजिस्टिव सर्किट और रेजोनेंस के लिए वैलिड है, लेकिन ये सबके लिए वैलिड। ये भी प्रूफ किया था ना हम लोगों ने, बोलिए जल्दी। हाँ, तो कहने का मतलब है कि इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि रेजोनेंस से ना इम्पीडेंस सबसे मिनिमम हो गया। हे भगवान, रेजोनेंस का मकसद ही था इम्पीडेंस को मिनिमम करा देना। मिनिमम रेजिस्टेंस के बराबर तो होगा ही। अरे बोलो, तो इम्पीडेंस अगर मिनिमम हो गया तो हमने याद है पढ़ा था कि आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस। हाँ वो तो खैर ठीक है, कोई बात नहीं है। वी आर एम एस अपन क्या होगा?
I0/√2 होता है, अरे होता है ना। हाँ, तो मैं कह रहा था कि अगर, अच्छा और बताइए I0 क्या होता है? I0 होता है V0/Z, नहीं होता है? तो अगर इम्पीडेंस मिनिमम हो गया तो पीक करंट मैक्सिमम हो जाएगा, पीक करंट मैक्सिमम हो जाएगा तो आरएमएस करंट भी मैक्सिमम हो जाएगा, और आरएमएस करंट मैक्सिमम हो गया तो पावर भी मैक्सिमम हो जाएगा। इसका मकसद ही था, सुन रहे हो क्या बाबू, इसका मकसद ही था पावर को मैक्सिमाइज कर देना, पावर को ये मैक्सिमाइज करना चाहता है। क्लियर है? अब आइए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि आखिर रेजोनेंस का हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कहाँ करते हैं। बोलिए ना, आपने पंखा में कंडेंसर देखा है? देखिए इस कमरे में अगर आपको पंखा नजर आ रहा है तो आप अपने सुविधा के अनुसार देख लीजिएगा, उसमें ऐसा गोल गोल सा कुछ ऐसा लटका हुआ देखिए, दिख रहा है, उसको कहा जाता है कंडेंसर। और ये नाम तो तुमने सुना होगा, कंडेंसर। कंडेंसर कुछ और नहीं, प्योर कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर का ही एक और नाम है कंडेंसर। अरे बोलोगे, कैपेसिटर का ही एक और नाम क्या है? कंडेंसर है। तो हमको पता करना है, शांत हो जाइए कृपया, हमको पता करना है कि आखिर ये कंडेंसर क्यों यूज किया जाता है। क्या कंडेंसर नहीं रहेगा पंखा नहीं चलता है? कंडेंसर नहीं रहेगा पंखा नहीं चलता है? बोलो तो इधर से आप लोग, चलता है लेकिन धीरे धीरे। कंडेंसर खराब हो गया, पंखा धीरे धीरे चल, वही कंडेंसर लगा दोगे गनगना जाएगा। आओ हम समझते हैं। पंखा में, शांत हो जाइए, पंखा कुछ होता नहीं है, पंखा कोयल होता है। आप देखिएगा ना, पंखा का जो मोटर है आप उसको निकालिएगा, आप देखिएगा उसमें क्या होता है, वही कोयल ही होता है, बाकी उसमें कुछ और भयंकर कंपोनेंट्स नहीं होती। अगर कोयल है तो वो इंडक्टर है। अब लीजिए, हर कोयल अपने आप में इंडक्टर है, तो पंखा में इंडक्टर तो खैर है ही है, और चूंकि कोयल बनता तार से ही न है, और दुनिया में ऐसा कोई तार नहीं है जिसमें आर नहीं। क्या बात है, तो रेजिस्टेंस तो उसमें होगा ही। कोयल है तो इंडक्टर तो वो है ही। अब हमने क्या किया बाबू, एकदम शांत हो जाइए, उसको जोड़ दिया किसी एसी सोर्स से। आप जानते हैं ना, एक मिनट, आप ये बात जानते हैं ना कि हमारे घर में जो सप्लाई होता है वो एसी सोर्स होता है। जोड़ दिया हमने एसी सोर्स से, ठीक है। हमको देखना है कि ये कितना पावर का, हाँ ये कितना पावर डिलीवर करता है। तो क्यों ना हम लोग एग्जाम्पल में एक काम करते हैं, हम लोग इसको ले लेते हैं एक्स थोड़े होता है, इसके रेजिस्टेंस को हम लोग आर ही ना बोलते हैं। तो आर अपने से कुछ बताओ हम कितना ले ले, तुम बोलो 200। मैं उसको 3 गुना करना चाह रहा हूँ, तो मैं 30 ओम कर देता हूँ, ठीक है। और इसका जो एक्सेल है ना बाबू, उसको हम लोग कितना ले लेते हैं, चलो मैं इसको 40 ओम कर देता हूँ। नहीं बोल रहे हो, अपने से एग्जाम्पल ले लिया मैंने। रेजिस्टेंस जो है वो 30 ओम है, और इंडक्टिव रिएक्टेंस 40 ले लिया मैं। इसको मैं किस वोल्टेज पर जोड़ू बताओ तो, किस पर जोड़ू? तुम एक काम करो, 3, 4, 5 का एलसीएम लेके मुझको बताओ। 3, 4, 5 का एलसीएम लेके बताओ कितना आ रहा है। 3, 4, 5 का एलसीएम सीधे 60 आएगा, सीधे 60 आएगा। तो ठीक है, सही बोल रहे हैं। एक काम करते हैं हम लोग, क्या हुआ, तो हम लोग एक काम करते हैं, 60 ना था, 60 मत ना लो, 60 को भी थोड़ा 3 गुना करो, 6 चौका कितना होता है, 24 लो। अरे डेटा ले रहे हो, बढ़िया लो, 240। वैसे भी हमारे घर में है, अरे यार मेरी भी सुनिए आप। मैं कह रहा हूं कि डेटा कुछ ऐसा लिया जाए कि आंसर थोड़ा ठीक ठाक आए, तो इसीलिए जानबूझ के मैंने, अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे ये अच्छा डेटा है, वो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा। हमारा मकसद है बच्चों, एकदम शांत रहिए, हमारा मकसद है क्या करना, बोलो। हमारा मकसद है पावर पता, पढ़ाई करना। एकदम सही बोला आपने, पढ़ाई करना।
हमारा मकसद है पावर निकालने, पावर। तो सबसे पहले रुकिए यार, शांत हो जाइए। सबसे पहले हम लोग इसका इम्पीडेंस निकाल लें। तो बच्चों इम्पीडेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में एक्सएल रखते हैं और इधर में क्या रखते हैं, आर रखते हैं। तो एक्सएल है आपका 40 ओम और आर कितना है, 30 ओम है। तो जो इम्पीडेंस जेड आएगा वो √40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, आप मेरा यकीन मानिए वो 50 ओम आएगा। कितना आएगा आप करके देख लीजिएगा। 30 का स्क्वायर 900 और 40 का स्क्वायर 1600 तो 900 1600 2500, रूट के अंदर रहेगा तो 50 आएगा ना। तो ये आपको समझ में मैंने कहा 30 और 40 दिया था, मैं चाहता था 50 आए। अरे कुछ तो बोलो। क्या आएगा, 50 आए ना। मैं चाहता था क्या है, 50 आए। कोई बात नहीं है। अब हम एक काम करते हैं, हम इसे करंट निकाल लें। तो बाबू जब तुम करंट निकालोगे ना, तो करंट निकालोगे ना, इसको 300 वोल्ट करो। क्या करो, वोल्टेज बढ़ गया है, शांत रहिए। पहले हम 300 वोल्ट किया हमने, तो तुम क्या निकालोगे, पहले करंट निकाल लिया जाए। तो करंट का मतलब IRMS ही का दिया, अरे VRMS दिया हुआ है, तो IRMS निकालना। IRMS इज इक्वल टू हो जाएगा VRMS अपॉन जेड होगा। तो VRMS कितना है, 300 वोल्ट है, और जेड कितना है 50 ओम आया। तो ये बताओ कितना आ रहा है, 6 ना आएगा, 6 आएगा। अभी 6 एम्पियर का करंट सर्किट में फ्लो कर रहा है, 6 एम्पियर का करंट सर्किट में फ्लो कर रहा है। अब आइए हम पावर निकालते हैं। तो बाबू एवरेज पावर होता है IRMS का स्क्वायर इंटू आर, किसी भी सर्किट के लिए वैलिड है। तो IRMS का स्क्वायर इंटू क्या करोगे, आर करोगे। तो बताओ 6 के 36, तो हो गया 36, गुना आर कितना है 30 है। ये बताइए कितना आ रहा है, 36 यहाँ 108 ना होता है, तो 100 इतना वाट, 1080 वाट, 1080 वाट का पावर ये दे रहा है। इसमें कोई डाउट नहीं ना आपको। अब सुनिए, अब पंखा में लेके मैं कंडेंसर लगा रहा हूँ, कंडेंसर लगा रहा हूँ। ये आपका कोयल तो था ही, कंडेंसर लगा दिया, और ये रेजिस्टेंस तो आपका है ही, और जोड़ना अभी भी उसको किससे है, वही है 300 वोल्ट में ही जोड़ना है, सेम सर्किट। बोलो बच्चों। तो मैंने क्या किया कि जैसे ये एक्सएल था ना 40 ओम, मैंने कोशिश किया कि XC भी कितना हो ताकि रेजोनेंस हो सके। अरे हमको मैक्सिमम पावर ना चाहिए, मैक्सिमम पावर किस केस में आता है, रेजोनेंस। एंड एट द केस ऑफ रेजोनेंस एक्सएल शुड बी इक्वल टू क्या, तो वो इसीलिए 40 ओम कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मैंने कैपेसिटर लगा दिया। ये कितना है अभी भी अब तुम मुझको बताओ, ऊपर की तरफ XL कितना है 40 ओम, नीचे की तरफ XC 40 ओम, अरे है रे भाई। और इधर की तरफ रेजिस्टेंस कितना है 30 ओम नहीं है। अभी बताइए, दोनों ने कैंसिल कर लिया और Z 30 ओम आ गया कि नहीं। अगर Z 30 ओम आ गया तो करंट बताओ कितना, तो करंट होता है V/Z। एक मिनट चुप। जब मैं पूछ रहा हूँ सिर्फ करंट कितना, मैं RMS करंट बोल रहा हूँ, तो बार बार मैं RR नहीं लिखूंगा, तुम समझना मैं RMS करंट बोल रहा हूँ। इंस्टेंटेनियस करंट का इधर कोई काम नहीं है, वो RMS ही है। कहोगे लिख दूंगा, छोड़ दिया जाए, बहुत बढ़िया। तो बताओ V कितना रहा, 300 रहा, और बताइए Z कितना रहा, ये कितना करंट देखोगे, देख रहे हो, बिना कंडेंसर के सेम कोयल सेम रेजिस्टेंस, बिना कंडेंसर के कितना था, अभी कितना है, करंट भयंकर बढ़ा कि नहीं। पावर आइए देखते हैं, पावर देखते हैं कितना है पावर। IRMS का स्क्वायर इंटू आर ना होता है, IRMS कितना आया है, तो 10 का स्क्वायर करोगे 100 आया, I इंटू कितना 30, कितना आ रहा है
3, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे। बिना कंडेंसर के बस हमको 1080 वाट पावर दे रहा था, यानी 1 सेकंड में इसकी काइनेटिक एनर्जी बस 1080 जूल थी। पंखा काइनेटिक एनर्जी ही देता है, कंडेंसर लाके लगाया 3000 वाट दे रहा है। आप समझ रहे हैं बात? कंडेंसर लगाने से आप समझ रहे हैं क्या हो गया? पावर भयंकर बढ़ गया कि नहीं? इसीलिए कंडेंसर खराब हो जाता है तो पंखा धीरे धीरे चलता है। कंडेंसर लगाते रेजोनेंस हुआ, और रेजोनेंस होते पावर बढ़ गए। आप ही में से किसी ने कभी पूछा था शायद कि सर पंखा में कंडेंसर काहे लगता है, तो मैंने कहा था कि जब मैं एसी पढ़ाऊंगा तो मैं आपको ये बता दूंगा। ठीक, नहीं, अब ज्यादा भी लगा दीजिएगा तो वो और धीरे चलेगा, क्योंकि एक्सी और एक्सेल को बराबर भी तो करना है। अब एक्सेल बराबर हो गया तभी पावर, सॉरी एक्सेल बड़ा हो गया तभी पावर ज्यादा, तभी पावर कम हो जाएगा, और एक्सी ज्यादा हो जाएगा तभी पावर कम हो जाएगा। तो सोच समझ के लगाया जाता है। वो पंखा के हिसाब से आता है। अरे ये समझ में आया है? ठीक, चलिए बिहार बोर्ड के इस सवाल का आप जवाब दे दीजिए। कह रहा है मैक्सिमम करंट आपको कब मिलेगा? मैक्सिमम करंट आपको कब मिलेगा? मैक्सिमम करंट कब मिलेगा? जब रेजोनेंस हो, और रेजोनेंस तब होगा जब ओमेगा 1/√LC हो। ये हो जाएगा। एक्सप्लेन इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस कर लेंगे। इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस वो कंडीशन है जिस कंडीशन में हमको मैक्सिमम पावर मिलता है। अरे बोलो ना, उस केस में करंट भी मैक्सिमम होता है, इंपीडेंस सबसे मिनिमम होता है, और इंपीडेंस R के बराबर होता है। करंट और वोल्टेज में फेज डिफरेंस 0 होता है, एक्सएल और एक्ससी बराबर होता है, कैपेसिटर और इंडक्टर के अक्रॉस पीक वोल्टेज बराबर होता है, कैपेसिटर और इंडक्टर के अक्रॉस आरएमएस वोल्टेज बराबर होता है, पावर फैक्टर 1 होता है, पावर I² इंटू आर, आई स्क्वायर बैक तरीके वो हो गया, आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस, आई आर एम एस। समझ रहे हैं? आपको जितना 2 नंबर लायक आपको लगे आप उतना लिख दीजिएगा, जितना मन करे लिख दीजिएगा, सब तो रेजोनेंस में ही ना होता है। एक्सप्लेन करने को बोल रहा है, औकात के हिसाब से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ठीक, बोल रहा है राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ करेंट, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ करेंट at any instant in LCR circuit when XL is greater than XC और सर्किट इज इंडक्टिव। अच्छा, एक मिनट, सर्किट इज नॉट प्योर इंडक्टिव। प्योर इंडक्टिव का मतलब हुआ सिर्फ इंडक्टर होगा, लेकिन यहां पर कौन कौन है? L, C और R तीनों है, और उसमें XL ज्यादा है, तो ज्यादा पावरफुल कौन है? इंडक्टर है। इसीलिए ओवरऑल सर्किट हल्का सा इंडक्टिव नेचर का होगा। नहीं समझ में आया? प्योर इंडक्टिव थोड़े बोला है वो, इसलिए इसको थोड़ा इंडक्टिव बता रहा है ना, क्योंकि बाबू एक्सेल जो है वो ज्यादा है। वही अगर एक्ससी ज्यादा होता तो ये सर्किट ये कैपेसिटिव सर्किट हो जाता है। क्लियर है? क्या हम ये नहीं कर लेंगे? लेकिन देखिए बिहार बोर्ड है और इसने ये दिया ही नहीं है कि आखिर हम करंट का इक्वेशन लिखे कैसे जब वोल्टेज का इक्वेशन ना दिया हो। नहीं तो अपना हाथ में कितना हम किसी को समझेंगे, रोज रोज समझना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं है, आप तो इसको आप जो है ना, आप इसको क्या मान लीजिएगा, V0 साइन
और उसके हिसाब से तब आप लिख लीजिएगा करंट का इक्वेशन। नहीं हो जाएगा, समझाना पड़ेगा दोबारा से। अरे एक्सेल बड़ा है तो बड़ा कर लीजिएगा, लीजिए एक्सेल हो गया, एक्सी को छोटा कर लीजिएगा, इधर क्या कर लीजिएगा, ऊपर में आ जाएगा एक्सेल माइनस और इधर आर, और जेड कितना हो जाएगा अंडर रूट प्लस आर स्क्वायर ना। अब फाई कितना हो जाएगा tan इनवर्स एक्सेल माइनस, पता नहीं ये तुमको समझ में भी आएगा नहीं। अरे पागल, ये भी नॉट होगा और ये क्या होगा आई नॉट होगा, तो यही ना फाई होगा। तो tan फाई बराबर एक्सेल माइनस एक्सी बाई आर, tan को इधर लेके आ जाओ। और उसके बाद अब तुम तैयार हो करंट का इक्वेशन लिखने के लिए। तो आई बराबर क्या होता है, आई नॉट ना होता है, आई नॉट का मतलब वी नॉट अपॉन जेड ना होगा, वी नॉट अपॉन जेड हो जाएगा। देखिए अभी मैं क्लास रोक के आपको अब सबको पीट दूंगा, फिर आगे पढ़ाऊंगा मैं। आप ऐसा चाह रहे हैं? तुम काहे मुंह बना रहा है? आप ऐसा चाह रहे हैं तो नहीं चाह रहे हैं। और देखिए आज मैं 6 डंडा आपको मारूंगा, 6 डंडा। तो चुपचाप जितनी देर अभी क्लास चलेगा शांत रहना, ठीक है, इरिटेट मत करो। आई बराबर बाबू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव होता है ना, तो आई नॉट का मतलब हो जाएगा वी नॉट अपॉन जेड। तो जेड की जगह पे रख लीजिए ना आप उसको, अंडर रूट क्या एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद साइन आएगा ओमेगा टी प्लस फाइव, तो ओमेगा टी तो आप लिख लीजिए, और प्लस है कि माइनस है ये कैसे पता चलेगा। तो करंट पीछे चल रहा है, वोल्टेज आगे चल रहा है, तो अगर करंट पीछे चल रहा है तो माइनस ना, और फाइव की जगह पे आप इसको रख लीजिएगा। तो ये हो गया आपका कितना tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाई आर। अरे बोलो, इस तरीके से कर लेना, हो गया। यही ना इक्वेशन है, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव हो जाएगा ऐसा। तो ठीक क्वेश्चन था ये, बिहार बोर्ड 2 नंबर 2014। एन एसी इज पास्ड थ्रू अ, एन एसी इज पास्ड थ्रू अ LCR circuit. What is the impedance of the circuit at resonance? बोलो, तो रेजोनेंस के केस में इम्पीडेंस कितना होता है? रेजोनेंस के केस में जेड होता है, इतना लिख दीजिएगा, एक ना व्हाट नहीं, तब ये आसान क्वेश्चन हो गया ना। अब ये तो अभी ताजा ताजा आपने पढ़ा इसीलिए आपको याद था, लेकिन जब आप एग्जाम देने जाइएगा तो थोड़े उस समय याद आएगा, सोचते रह जाइएगा पता नहीं क्या हुआ था, ठीक है, मत बोलो बीच में। तो जेड बराबर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, एक नंबर दे देगा ये। व्हाट इज द इम्पीडेंस ऑफ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी इन एन एसी सर्किट यूजिंग सोर्स ऑफ, ये शायद हमने पहले भी किया है क्या, ये हम पहले कर चुके हैं। फ्रीक्वेंसी दे दिया है तुमको एन, अब बोल रहा है कि सिर्फ कैपेसिटर ही है, आप उसका इम्पीडेंस बताइए। तो सिर्फ कैपेसिटर होगा तो एक्ससी खाली नीचे ही ना आएगा, आर है ही नहीं, एक्सएल है ही नहीं, तो नहीं ड्रॉ करेंगे, और यही ना तब जेड हो जाएगा। और एक्ससी आप जानते हैं 1 अपॉन ओमेगा सी होता है, और ओमेगा आप जानते हैं 2 पाई न्यू ना होता है, न्यू की जगह पे एन रख लेंगे, ये इतना हो जाएगा। बोलो, इतना हो जाएगा। एन एसी सर्किट पास थ्रू LCR एसी का अल्टरनेटिंग करंट पास्ड थ्रू अ सीरीज LCR सर्किट, व्हाट इज द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, बैक तेरे की वही चीज, अरे वही ना, ये बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर। बोल रहा है कि VL बराबर है VC के, लेकिन वो बराबर नहीं है VR के। पावर फैक्टर कितना, अरे यार दिस इज द केस ऑफ क्या, डायरेक्ट नहीं ना बोला है, उसने एक डेटा दे दिया ताकि तुम खुद समझ सको कि इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज बराबर है। कौन सा वोल्टेज, अरे ये कौन सा वोल्टेज होगा बाबू, RMS वोल्टेज होगा। तो अगर RMS वोल्टेज बराबर है, दिस इज द केस ऑफ रेजोनेंस, एंड एट द केस ऑफ रेजोनेंस फाई बराबर 0। अब पावर फैक्टर का मतलब तो कॉस फाई ना होता है, कॉस 0 1 नहीं हो जाएगा। चलिए एक नंबर आपको ये दे देगा, ठीक है। ई का बोल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, ये बोल रहा है एक LCR सर्किट है, एकदम शांत हो जाइए ना, शांत हो जाइए। LCR सर्किट है, हाँ बोलिए, हाँ
LCR सर्किट है, इज कनेक्टेड अक्रॉस एन क्या AC सोर्स, पीक वैल्यू E0 एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या ओमेगा, ठीक है। प्लॉट द ग्राफ शोज वेरिएशन ऑफ इम्पिडेंस वर्सेस एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्या होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ना होगा, यानी कहीं ना कहीं हमको जेड वर्सेस ओमेगा का ग्राफ बनाना है। बोलो, जेड वर्सेस ओमेगा का ग्राफ बनाना है। तो इस केस में तो जेड बराबर होता है अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्स, तो एक्सएल का मतलब हो गया ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का स्क्वायर आर स्क्वायर। अब ये कोई ऐसा इक्वेशन नहीं है जिसका ग्राफ हम मैथमेटिकल फंक्शन देख के ड्रॉ कर लें। अरे कोई क्वाड्रेटिक होता, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता, कुछ साइनोसुडल होता, अरे बोलो ना, कुछ लॉग आता, कुछ ई टू दी पावर आता, तो हमने पढ़ा है उनके ग्राफ्स। ये अजीबो गरीब कुछ आ रहा है, रूट के अंदर कुछ ऐसा है, उसमें भी ओमेगा यहाँ भी और यहाँ भी है, तो हम इसका ग्राफ लॉजिकली ड्रॉ करेंगे। हम जानते हैं कि एक ऐसा ओमेगा होता है, एक बाबू ऐसा ओमेगा होता है जहाँ ओमेगा की वैल्यू 1 अपॉन, वहाँ पे इम्पीडेंस, हमको इम्पीडेंस ना ड्रॉ करना है, सबसे मिनिमम होता है और वो किसके बराबर होता है ये नहीं समझ में आया। तो जाहिर सी बात है, अब ओमेगा को बढ़ाओगे ना तभी इम्पीडेंस बढ़ेगा, नहीं समझ में आया, और ओमेगा को घटाओगे ना तभी इम्पीडेंस बढ़ेगा। तो इस टाइप का लॉजिकल ग्राफ आप ड्रॉ कर लीजिएगा, ऐसा ग्राफ बनता भी है। अरे बोलो ना, क्या लॉजिक लगाया मैंने, एक खास ओमेगा, इस एक्सिस पे हमको किसको रखना है, ए भाई रे किसको रखना है, हमको जेड वर्सेज ओमेगा का ग्राफ बनाना है, तो इस पर ओमेगा रखना और इस पर जेड रखना। आप जानते हैं खास ओमेगा, वो कौन सा ओमेगा होता है, 1 अपॉन अंडर रूट LC, उस पर इम्पिडेंस सबसे, तो इम्पिडेंस सबसे मिनिमम रेजिस्टेंस के बराबर होता है। तो मान लीजिए ये वाली वैल्यू R है, जैसे मान लीजिए R 10 ओम है, तो इम्पिडेंस 10 ओम कब होगा, इसी ओमेगा पे ना होगा। अब ओमेगा को बढ़ाएंगे तब भी इम्पिडेंस बढ़ेगा, घटाएंगे तब भी इम्पिडेंस बढ़ेगा, तो ग्राफ ऐसा ही ना बनेगा, हो गया, ऐसा बना दीजिएगा, वो आपको 1 नंबर दे देगा। तो ये ग्राफ आप अपने किताब में भी ड्रॉ कर लीजिए। डू यू हैव द किताब, ओ माय गॉड यू डोंट हैव द किताब, कहीं लिख लीजिएगा जो भी पेज वेज है। हालांकि मैंने सब PDF डाल दिया है, ओरिजिनल PDF मैंने डाला है, PDF मैंने आपके ग्रुप में डाला है ना, ठीक। कल मिलेगा आपको किताब। आगे बढ़ जाएं, हाँ कह दीजिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक, ऐसा बनेगा, ठीक है। अब थोड़ा शांत हो जाइए। हाँ, ये क्वेश्चन एक्चुअली 2 नंबर का, और ये पहले हम कर चुके हैं, मैंने इस टाइप का क्वेश्चन, ये प्योर कैपेसिटिव सर्किट है, आप ध्यान से देखिए, इज कनेक्टेड टू अ क्या कैपेसिटर और कैपेसिटेंसी, यानी प्योर कैपेसिटिव सर्किट है बाबू, सुन रहे हो। और ये V बराबर V0 साइन, तो पहले तो तुमसे कह रहा है कि मात्र 2 नंबर का सवाल है, और देखो क्या पूछ रहा है, डिड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ करेंट। तो आपको याद है करंट इस केस में I0 साइन ओमेगा टी या प्लस पाई बाई 2 आया था, याद है। तो पहले तो वो एक्सप्रेशन आपको डिराइव करना पड़ेगा, तब देगा वो आपको 1 नंबर। अब फिर कह रहा है कि प्लॉट द ग्राफ ऑफ V वर्सेज ओमेगा टी एंड I वर्सेज ओमेगा टी। अब लीजिए 2 नंबर का क्वेश्चन में 3 काम कर, तो ओमेगा टी यहाँ क्या रखना है आपको, ओमेगा टी रखना है, नहीं समझ में आया, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, यहाँ टी नहीं रखने का है, क्या रखने का है, और ओमेगा टी टाइम है, ओमेगा टी क्या है, ओमेगा टी टाइम है, टी टाइम है, ओमेगा टी तो देख लो ये सब, अरे ओमेगा टी तो एंगल है। इसका मतलब अब जब आप ग्राफ ड्रॉ करिएगा ना V और I का, एक के में ड्रॉ कर लीजिएगा,
तब भी वाला तो खैर यही होगा, यही होगा। बोलो जल्दी, जिसमें ये क्या होगा, वी नॉट होगा, और ये क्या होगा, माइनस वी नॉट होगा, नहीं होगा? बोलो बाबू। अब जब आई का ड्रॉ करिएगा ना, तो आई में प्लस पाई बाई 2 ना है, तो आई की शुरुआत कहां से होगी, मैक्सिमम से होगी कहीं। देखो कोई डाउट होगा तो बिल्कुल पूछना। 1 मिनट शांत रहो। आई की शुरुआत कहां से होगी, मैक्सिमम से ना होगी? अरे बोलो ना। तो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। जिस समय ये मैक्सिमम हो रहा होगा वो 0 होगा, जिस समय ये 0 हो रहा होगा उस समय वो मैक्सिमम होगा, ऐसा ही ना होगा? बोलिए, अरे बोलिए ना। एक जिस समय मैक्सिमम हो रहा होगा, दूसरा उस समय 0 हो रहा होगा। ये क्या कर रहा हूं मैं, ऐसा करके बनेगा। अंतर बस इतना है, हमने जो ग्राफ ड्रॉ किया था उसमें यहाँ टी ना रखते थे हम लोग, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखते थे, t/4, t/2, 3t/4 t। लेकिन अब की बार एंगल्स रखी जाएंगी, यानी एंगल्स में क्या रखा जाएगा, पाई/2 ना होता है रे। अरे t/4 का मतलब क्या हुआ, पाई/2। 1/4 ऑफ टाइम पीरियड का मतलब 90 डिग्री ना हुआ है। तो बस समझ में आया अंतर, सब कुछ वही रहेगा, बस जहां हम टाइम रखा करते थे वहां हम एंगल रखेंगे, क्योंकि ओमेगा टी इज नथिंग बट एंगल। हाँ, यहाँ बताइए क्या होगा, पाई होगा, ये क्या होगा 3π/2, और ये क्या होगा 2π। बाकी ग्राफ वैसा ही बनेगा। तो इतना सब करिएगा, डिराइव भी करिएगा, तो सीबीएसई आपको 2 नंबर दे देगा, आराम से दे देगा, और एकदम 2 में 2 देगा आपको। ठीक है। ये देखिए, द फेज डिफरेंस बिटवीन द ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ इज कितना, ऑल्टरनेटिंग करंट एंड ईएमएफ इज कितना, π/2। बोलो बाबू, π/2। तो तुमसे बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सर्किट, क्या सर्किट के कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं होने चाहिए। तो सबसे पहला क्या है कि सी नहीं होना चाहिए। तब सी नहीं होना चाहिए तो कौन होना चाहिए, आर और एल। आर और एल रहेगा तो आर इधर होगा, एक्सएल इधर होगा। किसी जिंदगी में ये π/2 आएगा, नहीं ना आएगा, तो ये तो गलत नहीं हो गया। ये कह रहा है कि सिर्फ एल नहीं होना चाहिए, सिर्फ एल नहीं होना, एल नहीं होना चाहिए तो कौन होना चाहिए, सी वाला होना चाहिए। और एक बात बताइए, क्या ये π/2 है, ये π/2 है, नहीं है ना। ये क्या बोल रहा है, एल और सी नहीं होना चाहिए। तो एल और सी नहीं रहा तो कौन रहा, आर, तो यही जेड के बराबर होगा। तो करंट भी इधर होगा, वोल्टेज भी इधर होगा। इस केस में तो और फाई कितना आ गया, जबकि फाई हमको कितना चाहिए, π/2, तो यही नहीं होगा। और जब यही नहीं होगा तो ऑप्शन कौन सा होगा, अरे बोलिए। और मैंने ये भी आपसे कहा था कि जब ऑप्शन ही चेक करके पता करना हो कि आंसर कौन होगा, तो डी आंसर होता है। 4-5 जो क्वेश्चन किए हैं लगभग सब में कौन आया है। अब चेक कर लेते हैं, आर और एल नहीं होगा तो क्या है, तो कौन होगा, सिर्फ सी होगा। अरे आर और एल नहीं हुआ तो सिर्फ कैपेसिटर ही ना है, और सिर्फ कैपेसिटर के केस में करंट और वोल्टेज में π/2 का फेज डिफरेंस नहीं आता है। तो कौन सा आंसर सही है, डी नंबर। सिर्फ अगर एक्सएल हुआ, सॉरी एक्ससी हुआ, तो बच्चों रे करंटवा इधर ना लिखते हैं हम लोग, और जेड अब की बार एक्सएल एक्ससी आ गया, वी नॉट इधर ही हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा रहेगा, डी। हाँ, कैन नॉट बी, तो कैन नॉट बी में ये दोनों नहीं हो सकता है। बैक्टेरिया अगर अकेला ये नहीं रहा तो जेड इधर ना आएगा, तो कहाँ ये एंगल π/2 दिख रहा है। अकेला ये नहीं रहा तो जेड ये होगा, फिर नहीं है। और ये दोनों नहीं रहा तो आर होगा, यानी ये दोनों नहीं रहा तो आर ही ना रहेगा। तो आर भी इधर, जेड भी इधर, का मतलब करंट भी इधर, वोल्टेज भी इधर। इसका मतलब हुआ फेज डिफरेंस 0। हमको 0 नहीं, हमको π/2 चाहिए। अगर आर और एल नहीं रहा तो सिर्फ सी रहा, और सिर्फ सी के केस में तो हमको ऐसे ही मुंह जबानी पता है कि करंट जो है कैपेसिटर के केस में π/2 फेज आगे चलता है। ये बात समझ में आई। ये बताइए,
कह रहा है करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज, करंट पीछे चल रहा है वोल्टेज से। कितना फेज पीछे चल रहा है? पाई बाई 2 फेज पीछे चल रहा है। तो तुरंत दिमाग में क्या आएगा? तुरंत दिमाग में क्या आएगा? इंडक्टेंस के केस में ही ना ऐसा होता है। तो ओनली एल। क्लियर है? लेकिन रुक जाइए 1 मिनट, एक और केस ऐसा है। प्योर इंडक्टिव सर्किट है ना, तो मैं मानता हूं कि करंट वोल्टेज से π/2 फेज पीछे चलेगा। अरे बोलिए ना, तो पढ़ा ही है हम लोगों ने। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक और केस ऐसा होगा जिसमें करंट वोल्टेज से π/2 फेज पीछे चलेगा। अब देखते हैं इसमें कितने लोग सोच पाते हैं। कॉम्बिनेशन के केस में भी ऐसा एक जगह होगा। आर, एक बात याद रखना, आर अगर आ गया ना कहीं, किसी जिंदगी में फेज डिफरेंस π/2 नहीं होगा। आर का मतलब हुआ कि वो कुछ ना कुछ पावर लॉस कराएगा। अब फेज डिफरेंस π/2 का मतलब हुआ कि पावर लॉस नहीं होने वाला है। तो π/2 तो किसी कीमत पे नहीं होगा अगर आर है तो। एल और सी के केस में भी π/2 ही आएगा, एकदम आएगा। अब सुन लो 1 मिनट, एल और सी है तो ऊपर क्या लिखा जाता है और नीचे क्या लिखा जाता है? एक्स सी। ये हो गया एक्सएल और ये हो गया एक्स सी। आर नहीं रखने का है। अरे बोलो ना, तो जो बताओ जेड होगा बाबू, जेड वो कहाँ होगा? ऊपर होगा, एक्सएल माइनस एक्सी होगा। तो इधर हो गया आपका करेंट, इधर हो गया आपका वोल्टेज। इधर है ना वोल्टेज लेंगे हम लोग। तो यहाँ करेंट π/2 फेज जा पीछे नहीं चल रहा है। नहीं समझे तुम लोग? तुम बताओ, येलो शर्ट नहीं समझ पाया। तुम बताओ येलो शर्ट नहीं, ए येलो शर्ट, ये समझ में आया? तुमको समझ में आया? सुनो मैं बता रहा हूं। ठीक है, अरे प्रभु अब रहने दिया, हो गया। इधर देखिए, मैं बोल रहा हूं कि थोड़ा सा ना आदमी को क्या कहा जाता है कि क्या होना चाहिए? थोड़ा सा आदमी को ना लॉजिकल होना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि हमको करंट को पीछे रखना है। कितना पीछे रखना है? π/2 पे। जाहिर सी बात है, प्योर इंडक्टिव सर्किट में तो ये होता है। प्योर इंडक्टिव सर्किट में तो सिर्फ एक्सएल ना होगा, यही ना जेड होगा। और सही बात है, करंट इधर आएगा, वोल्टेज इधर आएगा और करंट π/2 फेज पीछे चलेगा। लेकिन एक और केस ऐसा हो सकता है जिस केस में इंडक्टर भी हो और कैपेसिटर भी हो, लेकिन इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा हो। तो ओवरऑल इंपिडेंस कहाँ आएगा? इस केस में जब सिर्फ इंडक्टर था तभी इंपिडेंस कहाँ आया था? इस केस में इंडक्टेंस भी है और कैपेसिटेंस भी है, लेकिन इंडक्टिव रिएक्टेंस के ज्यादा होने से कहाँ आएगा? तो जिधर जेड, अरे यही ना जेड है, उधर वोल्टेज और करंट को तो हम इधर रखते हैं, शुरू से रखते आए, हमेशा रखेंगे। तो आपको नहीं लग रहा इस केस में भी करंट वोल्टेज से π/2 फेज पीछे चलेगा? अच्छा एक बात बताइए, अगर मान लीजिए एक्ससी बड़ा हो जाता किससे? एक्सएल से, तब इंपिडेंस कहाँ आता? नीचे आता। तब आता एक्ससी माइनस एक्सएल, और इधर हम लेते हैं करंट, इधर लिया जाएगा। अब की बार करंट π/2 फेज आगे चलेगा। तो करंट π/2 फेज आगे 2 केस में चल सकता है। द वन केस कि जब सिर्फ कैपेसिटर हो, और द दूसरा केस कि कैपेसिटर भी हो और इंडक्टर भी हो, लेकिन कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो इस सर्किट को कैपेसिटिव सर्किट ही बोला जाएगा। कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्यादा ना है जा, आप समझ रहे? तो मतलब इसमें भले, शांत हो जाइए ना, इसमें भले बस आपको इतना कॉम्प्लिकेशन में आप नहीं भी घुसिएगा तो आसानी से आंसर मिल गया था, ओनली एल।
लेकिन हो सकता है कि इसमें ट्विस्ट डाला जा सके, ऑप्शंस में ये भी दी जा सके कि देयर शुड बी कैपेसिटर और इंडक्टर बट एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सएससी, तो वो भी एक ऐसा केस हो जाएगा। देखिए जितने लोगों को समझ में आना चाहिए, हमको लग रहा है उतने लोगों को समझ में आ गया है, बोलिए ना। ऐसा आप लोग महसूस कर रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि हाँ ये चीज हमको समझ में आना चाहिए, तो देखिएगा आपको समझ में आ भी गया होगा। और आप खुद से पूछिए कि ये हमको नहीं समझ में आना चाहिए, और देखिए आपको नहीं समझ में आया होगा। ऐसा हुआ था कि नहीं? ये बात क्या पागल बना रही है? सेम क्वेश्चन नहीं ना है, सेम ही क्वेश्चन है। अच्छा ये बताइए, यह पागल बना रहा है, कह रहा है ओनली कैपेसिटर है, तो ओनली कैपेसिटर के केस में करंट 90 डिग्री आगे चलता है। हो गया, आंसर हो जाएगा सी। ये जल्दी 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 जल्दी, चलिए मैं बताता हूँ, 1 मिनट, समय कम है, डायरेक्ट मैं बताऊं। बोल रहा है सर्किट में कौन कौन है, इंडक्टर और रजिस्टर। एकदम ड्रॉ करिए, इंडक्टर ड्रॉ करिए, रजिस्टर ड्रॉ करिए, और इसको आप एसी सोर्स से जोड़ दीजिए। बोल रहा है कि इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज है 16 वोल्ट और रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज है 20 वोल्ट। तो बताइए 16 वोल्ट और ये जो 20 वोल्ट है वो कौन सा वोल्टेज है? वो आरएमएस वोल्टेज है। अब बार बार मैं आरएमएस नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ लिखूंगा वीएल, समझना, आरएमएस अक्रॉस, आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। समझ में आया? तुमसे बोल रहा है सर्किट के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, मैंने पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, ये तुमसे देखो पूछ रहा है। अरे तो कितना होगा? 16 या 20, 36 नहीं होता है क्या? 36 होता है, और तो मैं होता जरूर एक ऑप्शन 36 का देता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि पढ़ाई लिखाई से तुम्हारा 36 का आंकड़ा है तो मैं एक 36 देता है इसमें। ये पागल है, नहीं दिया है क्या? तो यहाँ कहानी में ट्विस्ट ऐसा है कि हम लोग एसी देख रहे हैं, और एसी चैप्टर में हम लोग वोल्टेज और करंट को स्केलर मान के, अरे हम तो वेक्टर मान के ना चल रहे हैं। सुन लो 1 मिनट, याद है जब तुमको पीक वोल्टेजेस को जोड़ना होता था तो तुम ऊपर रखते थे V0L, इधर रखते थे V0C, और तुम इधर रखते थे V0R, देखो तुमको याद है। और बाबू VRMS भी तो V0/√2 ही ना होता है। तो अगर तुम पीक वोल्टेज को वेक्टर मान रहे हो, आरएमएस वोल्टेज को भी वेक्टर ही मानोगे, क्योंकि वेक्टर बाय स्केलर वेक्टर होता है। तो आरएमएस वोल्टेज को जोड़ने के लिए भी आपको वेक्टर सम ही करना पड़ेगा। तो अब बताइए, मार्केट में सिर्फ 2 लोग हैं, इंडक्टर और रजिस्टर। तो इंडक्टर के वोल्टेज को कहाँ रखोगे? ऊपर रखोगे, कितना? 16 वोल्ट। रजिस्टर के वोल्टेज को कहाँ रखोगे? इधर, कितना? 20 वोल्ट। तो बताओ नेट वोल्टेज आरएमएस वोल्टेज, नेट आरएमएस वोल्टेज कितना होगा? तो √16 का स्क्वायर प्लस कितना? 20 का स्क्वायर होगा। अंडर रूट कोई बता रहा था 656 आ रहा है, कोई हमको 656 बता रहा था, इतना वोल्ट हो जाएगा। सुनो 1 मिनट, अभी बैठ के 656 का रूट मत करने लगना। तुम देखना कि जैसे 25 का स्क्वायर 625 होता है, तो 25 से तो ज्यादा आएगा, और 30 का स्क्वायर वो तो 900, यानी 30 से बहुत कम हो गई। तो 25 और 30 के रेंज में आप चेक करिए इसमें कोई हो, और उसमें भी 1 मिनट, वो भी 25 से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, लेकिन 30 से काफी कम होना चाहिए। भाग, ये लग रहा है, ऐसा लग रहा है ये होना है, 25 से ज्यादा है लेकिन 30 से कम है। अरे यार यही तो है। आप समझ पाए हैं? बहुत बढ़िया। समय हो गया है क्या? समय हो गया है तो जाइए।